का ये अच्छा कॉम्बो इनके पास है। तो अविनाश सर और राहुल शायद दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक काम करते हैं, पहले राहुल से ही कनेक्ट होते हैं और समझते हैं उनकी लिस्ट में जो शेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। राहुल, अगर आप कहें तो मैं आपको याद दिलाता जाऊं या आप खुद से बताते जाएंगे एक शेयर के बारे में जो आप सबसे पहले बताना चाहते हैं? शुक्रिया आज समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। आई थिंक सबसे पहले मैं बात करेंगे तो हम जिस तरह से बैंकों के शेयर्स है, छोटे बैंक्स के हमने देखे तो काफ़ी सारे के नतीजे आए, नतीजे बहुत ही अच्छे आए। जैसे बात चालू करते हैं तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। और बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। एनपीए कंट्रोल में, एसएमए कंट्रोल में 25% ग्रोथ गाइडेंस दिया है उन्होंने। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के जो शेयर्स है, ये सब में मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे नफा इनका आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भाव के अंदर प्राइसिंग नहीं है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर पर्सपेक्टिव में अच्छा रह सकता है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और अब देखें कि हमने काफ़ी लंबे हद तक से हमने देखे कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर दबे हुए रहे थे, इन स्पाइट ऑफ कि हमने देखे कि बैंकिंग शेयर की रैली देखी लास्ट 6-8 महीने के अंदर, फिर भी इसमें परफॉर्मेंस ऐसा जोरों से नहीं हुआ था। तो मुझे मानना है कि जिस तरह से ये नतीजे आए, मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट साइज बनते हुए, ग्रोथ गाइडेंस, एनपीए कंट्रोल, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा रह सकता है। इसके अंदर से पूरे पैक के अंदर से जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 35 तक जा सकता है ये करंट लेवल के अंदर से। ओके ठीक है, तो राहुल का पहला दाव है वो है उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनका रिटेल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। 89% बुक्स इनकी रिटेली कारोबार से आती है, 500 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। उज्जीवन अच्छा खासा नाम है, ब्रांड लॉयल्टी काफ़ी है, लोग जाते हैं तो रिकॉल भी करते हैं, समझते भी हैं, देखते भी हैं, और इन्होंने काम भी काफ़ी अच्छा किया। जैसे राहुल आपको खुद बता रहे थे कि इनका जो क्वालिटी ऑफ असेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव किए हैं। तो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, स्मॉल फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, वो इस समय भारत के अंदर थोड़ा री रेट जैसी कैंडिडेट हो रहे हैं। तो इसमें उज्जीवन सबसे फिट कैंडिडेट बैठता है। आपका 1 साल तक का रिटर्न आपको यहाँ पे दिखेगा आपको स्क्रीन पर, और अभी मौजूदा भाव है करीब 29 रुपये के आसपास का। ये कुछ हमने और डिटेल आपके लिए निकाल के रखी है, जैसे कंपनी का इस समय मार्केट कैप वगैरह कितना है, इन्होंने क्या लक्ष्य भी दिया राहुल ने वो, और साथ ही इस पर कितना रेशो वगैरह चल रहे हैं, वो सब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपके पास आता जाएगा। तो उज्जीवन फाइनेंस जिनके पास है होल्ड रखें, जिन्होंने नहीं लिया वो भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। अब अविनाश सर से उनका पहला शेयर पता करते हैं। अविनाश सर, एनएचपीसी से शुरू करोगे या फिर आप भी पहले एक बैंकिंग काउंटर बताओगे सर? नंबर्स कल आ गए, काफी अच्छे नंबर्स बैंक ने प्रेजेंट किए। एसेट क्वालिटी का नंबर देखिए, लोन बुक ग्रोथ का नंबर देखिए, ओवरऑल ऑल पैरामीटर्स पे साउथ इंडियन बैंक ने काफी अच्छा नंबर दिखा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया 8 से 12 महीने का है तो 21-22 टारगेट प्राइस मिल सकता है। मैं और भी एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की, तो हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो मर्जर होने वाला है डिम्पी, ये सितंबर में हो जाएगा। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐड हो जाएगा, तो करीबन 2 से 3 रुपए बुक वैल्यू ऐड करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे रुझान पॉजिटिव है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन काफी छोटे साइज का बैंक है, लेकिन अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। ओके ठीक है, तो आप जीवन के भी बारे में बता रहे हैं, आप साउथ इंडियन बैंक के बारे में बता रहे हैं कि दोनों के दोनों अच्छे हैं। और आप कमाल की आपको मैं बात बताऊं, अगर साउथ इंडियन बैंक अविनाश सर बता रहे हैं ना कि बेहतर है, तो वो राहुल की लिस्ट में भी है। राहुल, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? आपकी लिस्ट में भी तो साउथ इंडियन बैंक है ना? तो ये तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि उज्जीवन, अविनाश सर कह रहे हैं कि हमने भी देखा हुआ है, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, और साउथ इंडियन बैंक जो अविनाश सर ने बताया वो आपकी लिस्ट में भी है। Audio is not so clear. चले ठीक है, खैर एनी हाउ, अब आपको थोड़ा ये देख के चलना होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कितनी कितनी जगह दे रहे हैं। अच्छा, एक खास कार्यक्रम में हम जो चीज़ अच्छी कर रहे हैं वो आपको अलग अलग सेगमेंट के शेयर्स होंगे। हाँ, सारे बैंकिंग के शेयर्स नहीं होंगे, सारे इंफ्रा के शेयर्स नहीं होंगे, इस तरह के नहीं। तो आप चाहें तो इसको धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मेरे को एक बैंकिंग स्टॉक्स लेना है, तो मैं साउथ इंडियन बैंक पे एक राय बना सकता हूँ, या मैं एक जीवन फाइनेंस पे एक राय बना सकता हूँ। अब मैं दूसरी कैटेगरी पे आता हूँ। अब मैं पता करता हूँ जरा एनएमडीसी के बारे में, और वो राहुल से पता करते हैं क्योंकि इनकी लिस्ट में है वो। राहुल, एनएमडीसी में आपने ऐसा क्या देखा कि आप इसको बाय लिस्ट में डाल रहे हैं? इसका टारगेट क्या दे रहे हैं, और क्यों एक इन्वेस्टर को एनएमडीसी रखना चाहिए?
ठीक है, रखता भी राहुल से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। अविनाश सर से एक बार पता कर लेते हैं। अविनाश सर, आपका जो सेकंड शेयर है वो एक NHPC है आपकी लिस्ट में, तो आप मेरे को जरा बताएंगे NHPC में आपने क्या ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि आपके वो सुपर सेल वाली कैटेगरी में शेयर सेलेक्ट हो गया, और आप इसका टारगेट क्या दे रहे हैं और वजह भी बताइएगा सर। कि देखिए NHPC कंट्री का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर जनरेटिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का का फोकस पूरा थर्मल पावर पे है, मुझे लग रहा है कि NHPC में भी एक्सपेंशन फिर बेसिकली थ्रूपुट इस साल काफ़ी अच्छी आने वाली टाइम में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस करीबन 44-45 है। अगर किसी का लंबा नजरिया है तो 58-59 का रेट यहाँ पे मिल सकता है। तो NHPC में भी 12 से 15 महीने के लिए आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे रुझान पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जरूर इस लेवल पे खरीदना चाहिए। ओके ठीक है, आपकी लिस्ट में NHPC है, आपने रीज़न बता रहे हैं यहाँ पे क्यों NHPC रखना चाहिए। इससे पहले उज्जीवन, साउथ इंडियन बैंक डिस्कस हो चुके हैं, तो हमारी कैटेगरी में अब 3 शेयर आ चुके हैं। पहला NHPC, दूसरा साउथ इंडियन बैंक, तीसरा उज्जीवन फाइनेंस। तो हमारे पास 3 शेयर आप आ चुके हैं। एक शेयर मेरे को और पता करना है जो रेलवे से जुड़ा हुआ है, वो है IRFC। अविनाश सर, ये आपकी लिस्ट में है। रेलवे काउंटर्स में आपने RVNL को क्यों नहीं चुना सर? ये IRFC के अंदर ऐसी क्या खास चीज़ दिखी जो आपने इसको चुना, और अपने टारगेट भी बता रहे हैं जो कि ठीक ठाक है? मुझे लग रहा है कि RVNL, IRFC दोनों अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन RVNL में जिस प्रकार की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा। हालांकि वहां पे भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। IRFC की बात करें तो देखिए इनका सबसे बड़ा और सिर्फ जो मोनोपोली कस्टमर है वो इंडियन रेलवेज है। करीबन 40% का जो भी कैपेक्स होता है, रेलवेज हर साल कैपेक्स करती है, तो वो कैपेक्स को IRFC फंड करता है, और इनको काफी स्पेशल टैक्सेशन बेनिफिट्स भी मिलती है, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी है रेलवे का। जिस प्रकार से इस साल बजट में करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बजट अनाउंस हो गया है, तो इसका काफी बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए इस स्टॉक में स्टेडी कंपाउंडिंग ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। करीबन 39-40 का हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस है। यहाँ पे डेफिनेटली निवेश का एक मौका बन सकता है, जिनको कम से कम अगले 12-15 महीने में निवेश करना है। ओके ठीक है, तो रेलवे का काउंटर अगर आप ढूंढ रहे हैं और आपसे अगर RVNL वाली बस मिस हुई है, तो आप IRFC ध्यान रखिएगा, और ये आपका टारगेट होगा करीब करीब 40 रुपये के आसपास का। अभी 34 के आसपास चल रहा है, तो लक्ष्य 40 का रखें। वैसे देखा जाए तो आपको लगेगा 34 से 40 क्या हो गया, 34 से 40 के बीच में अगर 7-8 रुपये जुड़ते हैं तो 20% होता है। अगर आप FD में पैसा जमा कराएंगे तो 8% मिलेगा। तो अगर आपको कोई सेफ शेयर रेलवे का 50 रुपये से कम जिसमें अच्छी ग्रोथ है मिल सकती है, और 20% कैपेसिटी है रिटर्न देने की, तो सभी पैरामीटर्स पे फिट बैठता है IRFC, तो आप 40 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब राहुल भी हमारे साथ वापस से जुड़े हैं, थोड़ा पहले डिस्कनेक्ट हो गए थे। राहुल, आपकी लिस्ट में ना NMDC है, आप मेरे को बता पाएंगे NMDC आपने क्यों चुना है और किस वजह से चुना है? आई थिंक हम देखें कि NMDC स्टील के जो शेयर था, जो दोनों NMDC में से डिमर्ज हुए, जो एक एंटिटी स्टील का आया और दूसरा आपका जो कुमाइनिंग वाला शेयर है। आई थिंक स्टील के स्टॉक के अंदर हम देखें तो ये क्वार्टर में मेरे ख्याल से मिक्स बैग रहा है। टाटा स्टील के नतीजे में हमने देखे तो आई थिंक डोमेस्टिक तो ठीक ठाक ही था। तो आई थिंक कि ये छोटा कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रीजनेबली प्राइस्ड है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। सेकेंडली कल के दिन हमने देखे तो कल क्या हुआ, सब मेटल स्टॉक्स के अंदर LME में जो दाम गिरे उसके पीछे हमने पूरी मेटल स्टॉक्स में थोड़ी मंदी आते हुए देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से 37 रुपये के स्टॉक्स में कोई खोना नहीं है। यहाँ से अच्छा वैल्यू पिक है, यहाँ से 42 का लक्ष्य हो सकता है यहाँ से। तो जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड देख रहे हैं इंडिया में, जिस तरह से स्पेंड है, तो ये मेरे ख्याल से नेसेसिटी हो जाएगा इंडिया पर्सपेक्टिव ऑन स्टील स्टोन। तो जितना GDP बढ़ेगा उतना स्टील का डिमांड बढ़ता है, ऐसा हालांकि देखने को आया हुआ है। तो आई फील दैट NMDC का शेयर लिया जा सकता है बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में, छोटा मार्केट कैप वाला है। तो 42 रुपये के लक्ष्य से मैं लेने की राय दूंगा NMDC स्टील को। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि NMDC के हिसाब से अब कन्फ्यूजन ना हो। NMDC अब 2 हिस्सों में है, स्टील कारोबार अलग है तो उसको हम NMDC स्टील कहते हैं, और जो माइनिंग वाला बिजनेस हो NMDC के तौर पर वैसे ही हो रहा है। आपको ध्यान है कुछ टाइम पहले मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो कह भी रही थी कि हमारा ये स्टील कारोबार को हम अलग करना चाहते हैं। रिसेंटली इन्होंने अलग किया है, 42 रुपये तक का लक्ष्य आप रख के इसके अंदर खरीदारी भी कर सकते हैं। 3 महीने का टारगेट है, शेयर काफ़ी ठीक है। और एक और बात बता दें, जिसका प्रमोटर्स ठीक होते हैं खासकर सरकारी कंपनीज में, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ कहीं ना कहीं मिलती है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर स्टील कंपनीज़ में और भी तो स्टील कंपनीज़ हैं, तो वो क्यों नहीं है? तो कई स्टील कंपनीज़ आपको रेट से ऊपर मिलेगी, कईयों का रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं होगा, कईयों का बैलेंस शीट अभी उतना लिवरेज्ड होगा। तो आप एक नई कंपनी जो अभी डीमर्ज होकर बनी है NMDC स्टील, उस पर ध्यान रख सकते हैं। राहुल ने इस पर स्टडी करके ही आपको दिया है। तो 42 रुपये का टारगेट, NMDC पे लग गया ठप्पा। अभी तक हमने पोर्टफोलियो को अगर आप 50 रुपये से कम का भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है।
आप 50 रुपये से कम वाले शेयर्स को, कम पैसा है तो डाल के भी इन सभी शेयर्स में थोड़ा थोड़ा भी डाल के रख देंगे तो मेरे को लग रहा है कि आपको एक साल में अच्छा रिटर्न आ जाएगा। 80% यानी कि 8 शेयर भी चल गए ना आपके 10 में से तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अविनाश सर के पास वापस आता हूँ। NHPC ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, IRFC आ चुका है, साउथ इंडियन बैंक सर ने बता दिया। अब एक और कंपनी की बात है, IRB इंफ्रा। टोल कलेक्शन बहुत अच्छी है। अविनाश सर, आपने जो देश में सड़कें बन रही है और टोल कलेक्शन है, इसी वजह से IRB को चुना है या फिर इसके पीछे कुछ और भी रीड किया आपने? डिम्पी IRB डेफिनेटली रोड नेटवर्क और टोलवेज की बात करें तो काफी बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। काफी टाइम से ये बिजनेस में ये काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात इनके पास इन्होंने काफी हद तक अपने जो एसेट्स है वो काफी अच्छी तरह से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिससे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा डेफिनेटली कम हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने वाले सालों में जिस प्रकार का रोड नेटवर्क बनने वाला है, हाईवे नेटवर्क बनने वाला है, टोल कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के लिए। और यहाँ पे IRB मुझे लगता है कि अपनी मार्केट डोमिनेंस बरकरार रहेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी खासी बढ़त पॉसिबल लग रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 47 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे काम करे। अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा स्लो मूवर है, बट डेफिनेटली जो सेक्टर का पोटेंशियल है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओके, ठीक है, डन। सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इस बात इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एक चीज़ हम बता दें, इस बार के चुनाव में अगर कोई भी पार्टी आए सामने, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन इस देश में जो सड़कों का नेटवर्क बिछा है वो बहुत ही ज़ोरदार है। कोई इसको एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, लेकिन ये बात सच है। टोल कलेक्शन IRB के नंबर्स देख के आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं है तो सिर्फ आप 4 क्वार्टर के नंबर देख लीजिए पिछले 1 साल में, कोविड के बाद के आपको आइडिया लग जाएगा। अभी तो दिल्ली मुंबई जो बिजिएस्ट रूट है वो खुलना बाकी है और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया देश की सरकार ने लगाया हुआ है। पॉलिटिकल राजनीतिक चर्चाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो इंफ्रा डेवलपमेंट हुआ है खासकर सड़क और रेलवेज में वो काबिल तारीफ है और उसका बेनिफिट आपको IRB इंफ्रा के तौर पर मिल रहा है और आगे भी मिल सकता है। इस शेयर पर ध्यान रखिएगा, अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ एक और शेयर्स पे आ जाते हैं। राहुल, आपकी लिस्ट में एक इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये मिड कैटेगरी का एक सरकारी बैंक आपने क्यों चुना? देखिए कि लास्ट 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि PSU स्मॉल बैंक या PSU बैंक के अंदर नतीजे बहुत ही अच्छे आते हुए देखने को मिला है। हमने ये क्वार्टर में भी देखे, जैसे जिसके कई सारे रिजल्ट आए। स्टार्ट करें कि महाराष्ट्र बैंक से जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ तो उसके भी नतीजे देखे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा और फास्ट पैसा बनता है जब भी डेल्टा जहाँ मिलता है कि जहाँ पे बैलेंस शीट या जहाँ पे अर्निंग्स चेंज होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव अर्निंग्स आते हुए देखने को मिलता है, तो फास्ट और ज्यादा पैसा बनता है। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए मुझे लग रहा है कि PSU बैंक के अंदर ये दौर अच्छा रहता रहेगा। बुक्स प्रोविजन हो चुके हैं, यहाँ से NPA घट के आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो क्रेडिट साइकिल की ग्रोथ है हम देख रहे हैं कि 14% 15% डिफेक्ट आ रहा है कंटिन्यू मंथ ऑन मंथ, तो ये भी मेरे ख्याल से करवा जाएंगे। तो रिस्क पर्सपेक्टिव कम है और जहाँ जैसे मैंने बताया कि वैल्यूएशन वाइज भी सस्ते हैं और अभी क्लीन अप हो चुका है, तो यहाँ से जो ग्रोथ का डेल्टा ज्यादा मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 25 रुपए का जो दाम है अभी यहाँ से 30 रुपए और जल्दी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर तक रिजल्ट मेरे ख्याल से 30 रुपए का भाव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक चुना। वैसे एक चीज़ हम आपको बता दें, कई बैंक्स आप ऐसे देखते होंगे जो अब आपको विलय होके होंगे, आप ब्रांच ढूंढेंगे तो शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बैंक्स विलय हो चुके हैं, इनका मर्ज हो चुका है, लेकिन मार्केट पे वो इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी सारे सरकारी बैंक अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक उसमें से एक है। और आपको बता दें, जिससे हमारा देश आज़ाद नहीं होता ना, उससे पहले का बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। 1937 में फाउंडेड बैंक है ये और हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उससे पहले का ये बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक पे ध्यान रखिएगा। 30 रुपये का टारगेट राहुल दे रहे हैं और सारी स्टडी तो ऑलरेडी उन्होंने आपको बता दी है, इसलिए बेहतर पोर्टफोलियो बनाइए। आपको लग रहा है इसी कार्यक्रम में को 3 बैंक के स्टॉक मिल गए, मेरे को 2 रखने हैं तो 2 रखिए आप। आपको लग रहा है मेरे को एक इंफ्रा वाली कंपनी चाहिए तो IRB इंफ्रा आप ले लो। आपको लग रहा है मेरे को एक स्टील वाली कंपनी चाहिए तो NMDC स्टील आप रख लो। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपने सेक्टर बना लेने हैं, 8 शेयर आप अपनी लिस्ट में बना लेंगे, हम लास्ट में आप दिखाएंगे भी, आपको सारे शेयर्स लास्ट में एक बार सारे भी दिखाएंगे। तो अगर आप वो लिस्ट पूरी बनाना चाहेंगे ना, पूरी बना के रखिएगा। ये 50 से कम या 50 तक के शेयर हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न देने की काबिलियत वाले शेयर हैं। इसलिए देश के 2 नामी ग्रामी एनालिस्ट हमको ये सारे शेयर छांट छांट के आपको बता रहे हैं। अविनाश सर, आपके लिस्ट में ना एक ट्राइडेंट की है, ये ट्राइडेंट की वजह चुनने की, कंपनी को क्यों खरीदे सर और कितना टारगेट आ सकता है, जरा ये बता दीजिए।
देखिए पहली बात तो डिम्पी ट्राइडेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर है होम टेक्सटाइल्स में, टेरी टॉवेल में। इनका एक पेपर बिजनेस भी है, तो मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद तीनों बिजनेसेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है। प्लस मुझे लग रहा है कि स्केल जो कंपनी अभी चला रही है वो काफी बड़ा है, तो इसमें आने वाले 3-4 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे, क्योंकि देखिए कॉटन यार्न के प्राइसेस, कॉटन के प्राइसेस भी थोड़े कम हो चुके हैं, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया एक साल का है तो करीबन 47-48 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करिए। मुझे लग रहा है काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है। और एक और बता दें कि कंपनी अच्छे से बिजनेस भी करती है, ना केवल इंडिया में बल्कि यूएस और यूएस के अलावा भी कंपनी का काफ़ी अच्छा काम है। और जो सर अभी आपको बता रहे थे कि यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर और साथ ही कुछ हद तक केमिकल्स का भी इनका बिजनेस है, तो ट्राइडेंट आपकी लिस्ट में होना चाहिए। हम इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल में हमसे पूछेंगे तो वो भी हम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ हिस्सों में ही आपको बता के आपके सामने स्टॉप लॉसेस और टारगेट यानी कि टारगेट के तौर पर आपके सामने रख दें। अवधि 1 साल की, 48 रुपये का टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं। राहुल के और शेयर जरा पता करते हैं। राहुल जी, आपके लिस्ट में मैंने वोडाफोन को भी देखा, वोडाफोन आइडिया को। सर क्या आइडिया है इसके पीछे? ये आइडिया तो नहीं है जो खबर मार्केट में चल रही है कि अगले 1 महीने के अंदर कुछ रेजोल्यूशन प्लान्स और आ सकते हैं टेलीकॉम सेक्रेटरी की वजह से, उनकी तरफ से, और ये शेयर री रेट हो सकता है, इतनी जल्दी से बंद होगा नहीं। सरकार नहीं चाहती कि डुओपोली रहे, सरकार चाहती है कि थोड़ा कंपटीशन रहे। वोडाफोन जैसा बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर भारत में है। आई थिंक मेजॉरिटी हिंट कर दी है, तो इसमें 2 ट्रिगर है। एक तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली डुओपोली नहीं रह सकता है, ये मेरा मानना है। जो सरकार का भी मानना यही है, इसलिए सरकार ने कैपिटल इन्फ्यूजन करने का भी बताया था। सेकेंडली मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब सुनील मित्तल भारती का भी बात सुने, भारती के एयरटेल के अंदर, कि उन्होंने बताया था लास्ट एनालिस्ट मीट में भी, उन्होंने एक सिंपल थिंग है कि यहाँ से आरपू बढ़ सकते हैं, और जिस तरह से इंडिया में जो आरपू है तो मेरे ख्याल से ग्लोबल से बहुत डिस्काउंट रेटेड करते हुए देखने को मिला है। और हमने देखा है कि अगर प्राइस इंक्रीज देखने को मिलता है और ये आरपू बढ़ता है तो मेरे ख्याल से सीधा इनके बॉटम लाइन पे बेनिफिट होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक सिंपल क्राइटेरिया रहेगा वोडाफोन आइडिया में, तो ये भी मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी हो सकता है। छोटा स्टॉक है, खुलने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत ही कम है। ठीक है, वैल्यूएशन वाइज आप कंपेयर करो तो महंगा है, पर मेरे ख्याल से रिस्क यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है वोडाफोन के अंदर, यही जो मैंने बता रहा हूँ कि डुओपोली के कारण ये रहेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से कंपनी स्टिक जाएगा। तो ये 8 रुपए के लक्ष्य के लिए मैं लेने की राय दूंगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। ओके ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया हालांकि 8 रुपये तक का टारगेट है, यानी कि आप वैसे भी 10 से नीचे का शेयर खरीद रहे हो, टारगेट भी 10 से नीचे का ही है, लेकिन कहने की बात है सिर्फ 10 के नीचे का है। अगर आप इसके स्विंग ट्रेडर्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वॉल्यूम में कई बार अव्वल नंबर पे आता है। दूसरा, ये ट्रेडर्स का फैंसी शेयर है। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि आखिरी दम तक वोडाफोन आइडिया की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए शेयर के साथ खड़े रहने में कोई समस्या नहीं है। और अगले 3 महीने के हिसाब से आपको टारगेट 8 रुपये है, ठीक, लेकिन फिर भी आप इसमें कन्विक्शन अपनी हाई रखिएगा। अब आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि अगर आपको बहुत बड़ा हिस्सा नहीं डालना तो एक थोड़ा हिस्सा टेलीकॉम में वोडाफोन आइडिया में डाल सकते हैं। नहीं तो दूसरा शेयर जो है रिलायंस, वो तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही है, तो वो तो आपको अलग से मिलेगा नहीं। एक बच गया भारती एयरटेल जो सिर्फ अलग है, तो आप एक शेयर की बजाय अगर कुछ हिस्सा वोडाफोन आइडिया में भी डाल दें तो आपका इस टेलीकॉम में 2 हिस्सों में पैसा डल जाएगा, और ये तो वैसे भी 50 से कम है। तो राहुल जी के लिए ये शेयर ठीक लगता है मेरे को, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, थोड़ा स्ट्रेटजिकली भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। अविनाश सर के पास मैं वापस लौटता हूँ। अविनाश सर, ईज माई ट्रिप भी आपकी लिस्ट में है सर, इसकी वजह चुनने की और इसका टारगेट? देखिए मुझे लग रहा है कि डिम्पी ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है, ओटीए प्लेयर है, जो बेसिकली ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर, दैट इज दिसंबर के क्वार्टर में काफी अच्छा मार्जिन कंपनी ने दिखाया, करीबन 55-60% का इबिटा मार्जिन है। और ये बिजनेस बेसिकली प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, तो इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू जितना बढ़ता है उतने खर्चे नहीं बढ़ते, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, इसका पूरा बेनिफिट ईज माई ट्रिप को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर 8 से 12 महीने का है तो करीबन 58 या 59 रुपए का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करें। काफी यूनिकली पोजीशनड है, और जब तक होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तेजी रहेगी, मेरे ख्याल से इस बिजनेस को, ट्रैवल बिजनेस को डेफिनेटली एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ईज माई ट्रिप डेफिनेटली खरीदने लायक है। तो टारगेट प्राइस 59।